Hi guys, good morning. Let me share the screen. कौन कौन आ गया है? हाय अंजलि, हाय गौरव, हाय विशाल. दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोगों को ज्वाइन करने का. आपका ऑर्गेनिक का ट्रैक शुरू हो गया है ना? नहीं नहीं, इस हफ्ते तो लेक्चर है आई थिंक, जहां तक मुझे याद है. आपके टाइम टेबल में नहीं आया? एक बार देखना, शायद है. मेरी बात तो हुई थी. आपके ही लेक्चर है। मेरा ही लेक्चर है. एक मिनट ना, मैं एक बार रुको, देख के बताता हूँ. अच्छा हाँ ठीक है, अपना ही है. ठीक है.
ऑल राइट, ठीक है. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ज्वाइंड इन. अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट क्लास में मैं एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ. एक छोटा सा मैंने मिस्टेक भी कर दिया था, विशाल ने बताया था मुझे. सो हमने अब्जॉर्प्शन वर्सेस एडजॉर्प्शन पढ़ा था, तो यहाँ पर मैंने एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को ऊपर नीचे लिख दिया था. एज इन जो सॉलिड रहता है जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे. एंड जो गैस है जो कि एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है, उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे. ठीक है. तो ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एरर कर दिया था, वो आप लोग भी करेक्ट कर लेना. एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जहाँ लिखा है उनको एक्सचेंज कर देना. अच्छा, नाउ इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस समझा था. फिर मैंने आपको एडजॉर्प्शन के कॉमन एग्जांपल्स के बारे में आइडिया दिया था. ठीक है. एंड साथ साथ में हम लोग कुछ टर्म्स भी सीखते जा रहे थे, लाइक सॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन क्या होता है. देन मैंने आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर आइडिया दिया दैट एडजॉर्प्शन क्यों होता है. एंड उसकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया. डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये तीनों नेगेटिव रहेंगे फॉर द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन, राइट. एंड देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन डिस्कस किए, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल एज वेल एज केमिकल एडजॉर्प्शन समझा. Physical absorption is something which is a common phenomena, happens in real life every day around us. Chemical absorption is something which happens under particular conditions. And उसके लिए यहाँ पर ये एक important part था that activation energy लगता है. ठीक है. So जब catalysts work करते हैं तो they work under particular conditions. Then इसके बाद में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन बताए थे, जिसमें हमने सबसे पहले नेचर ऑफ एडजॉर्बेट यानी कि जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका नोटिस किया था. दैट अगर ज़्यादा इजीली लिक्विफाइबल गैस है यानी कि उसका अगर टीसी ज़्यादा है, टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, तो वो ज़्यादा इजीली एडजॉर्ब हो जाएगी. ठीक है. क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा रहते हैं. देन कंपैरेटिव अब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रांगली एडजॉर्ब सब्सटेंस वीकली एडजॉर्ब को डिस्प्लेस कर सकता है. देन सेकंड फैक्टर था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, कि जिसकी सरफेस पर, जिस सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है वो क्या रोल प्ले करता है. एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. उसमें आप नोटिस करोगे तो जो सॉलिड ऐसे पोलर गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नॉन पोलर गैसेस यानी कि H2N2O2 को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करें. तो इनफैक्ट टिपिकली हम लोगों ने देखा है कि एक्टिवेटेड कार्बन या सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्ले, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एब्जॉर्बेंट होते हैं जिनका पोरस सरफेस रहता है, ये नॉन पोलर गैसेस को ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब करते हैं. H2N2O2 ये जो गैसेस हैं they are absorbed better by the D block elements, transition elements जो होते हैं. ठीक है. फिर जो adsorbent है, जो solid है, उसका अगर पाउडर्ड फॉर्म है, ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो वो ज़्यादा अच्छा adsorbent की तरह एक्ट करेगा. देन हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ, एज अ फोर्थ फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड फिफ्थ फैक्टर वाज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया था, समझाया था यहाँ पर, दैट अगर अपन नोटिस करें, हमने ऊपर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक. तो अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है,
इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो यही होगा यहाँ पर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच इज इन केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन एज वेल एज केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में भी ऐसा ही है, आप ये वाला पार्ट देखोगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। हाउएवर केमिसॉर्प्शन में स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिसॉर्प्शन बढ़ता है। क्यों? बिकॉज इसके लिए मैंने आपको बताया था कि केमिसॉर्प्शन में इनिशियली एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिसॉर्प्शन बढ़ता है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट और टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिसॉर्प्शन भी कम होने लगेगा, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोगों ने नोटिस किया था। सो प्रेशर का इफेक्ट बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगेन इक्विलिब्रियम जैसे अगर आपको एनालाइज करना हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यू कैन से दैट डेल्टा एन जी जो है, ठीक है, वो नेगेटिव है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करने के लिए क्या करेगा, और गैसेस को एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, बट कंटिन्यूसली नहीं बढ़ता रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक नोटिसेबल बात यह है कि इट बिकम्स सैचुरेटेड, इट बिकम्स मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्रेशर, जिसको हम फिर इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसके बियॉन्ड आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कुछ खास चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैंने एज एन एडिशनल नॉलेज आपको ये बताया था कि ये जो डायग्राम रहते हैं एक्स बाय एम वर्सेस पी, इनको क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्लॉट करा जाता है। ये जो ऊपर वाले ग्राफ रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन आइसोबार, एक्स बाय एम वर्सेस टेम्परेचर, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे प्लॉट करा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि अगर हम लोग एक्स बाय एम वर्सेस पी का ग्राफ यानी कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बना रहे हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम लोग? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बना रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो उसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। अच्छा, देन लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो पार्ट रहेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला, इसको हम लोग न्यूमेरिकली भी डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग एन इक्वेशन, ठीक है। तो उसी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, एक मिनट, सो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ हम लोगों ने देखा, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इस ग्राफ को, ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे थ्रू, एक मिनट ना स्पेलिंग देख लेता हूँ मैं, बार बार स्पेलिंग मुझे याद नहीं रहती इसकी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग वाइज गड़बड़ हो जाती है। फ्रॉनलिक, एफ आर, वेट अ मिनट, एफ आर ई यू एन बी एल आई सी एच, ठीक है। फ्रॉनलिक एड्सॉर्प्शन
आइसोथर्मल। ठीक है, सो उसमें फ्रॉन्डलिक ने क्या बोला, फ्रॉन्डलिक ने इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, लो प्रेशर, ठीक है, देन मॉडरेट प्रेशर, एंड देन हाई प्रेशर। ठीक है, सो इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में ब्रेक करने पर फ्रॉन्डलिक ने क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया, यहाँ पर नोटिस करना। फ्रॉन्डलिक ने बोला दैट x by m is directly proportional to pressure raised to the power of 1 by m। ठीक है, और x by m is equal to k into p raised to the power of 1 by n, where k is the proportionality constant। Now this n का value, it is something that he then broke down into 3 categories। जैसा मैंने यहाँ पर इस ग्राफ में आपको बताया, यहाँ पे नोटिस करना। फॉर लो प्रेशर, ठीक है, n is equal to 1। ठीक है, that means x by m extent of adsorption is equal to kp। ठीक है, there is a linear relationship। जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा ही रिलेशनशिप है। ठीक है, स्टार्टिंग में लो प्रेशर कंडीशन में। ठीक है, हाई प्रेशर कंडीशंस में आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, हाई प्रेशर कंडीशंस में कैसा रहेगा, हाई प्रेशर कंडीशंस में व्हाट इट सेज इज दैट 1 by n approaches 0। ठीक है, n becomes a very large quantity। ठीक है, 1 by n approaches 0, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x by m is just equal to k। p की पावर 0 क्या हो जाएगा, p की पावर 0 1 हो जाएगा, तो x by m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ हाई प्रेशर रीजन में ये एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड फॉर मॉडरेट प्रेशर, ठीक है, फॉर मॉडरेट प्रेशर he said that n will be something greater than 1। which has to be experimentally determined। and in this case ये वाला एक्सप्रेशन रिटेन रहेगा कि प्रेशर के साथ में नॉन लीनियर वेरिएशन है। यहाँ पर कैसा था, लीनियर वेरिएशन, यहाँ पर देयर इज अ नॉन लीनियर वेरिएशन, एंड यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज लीनियरली वेरिंग विद प्रेशर, यहाँ पर नॉन लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पर दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना मैथमेटिकल पार्ट समझ में आया आपको। ठीक है, और तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग, लो प्रेशर रीजन में। मॉडरेट प्रेशर में n ग्रेटर देन 1, एंड हाई प्रेशर रीजन में
1 by n approaches 0, or you can say x by m is constant. ठीक है, दिस इज लीनियर वेरिएशन, नॉन लीनियर वेरिएशन ये कांस्टेंट है. ठीक. नाउ अब आप ऑब्जर्व करना इस चीज को, कई बार लॉग के साथ भी प्लॉट किया जाता है. ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होता है n का वैल्यू. ठीक है, तो उसके लिए क्या करा जाता है, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. लॉग x बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, log k प्लस 1 बाय n log p. ठीक है, and then there is a graph that is drawn between log x by m and log p. log x by m versus log p का ग्राफ, तो ये कैसा रहेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इसका स्लोप रहेगा 1 by n, राइट. क्यों, बिकॉज दिस इज द y axis and this is the x axis, right. So y is equal to mx plus c वाला फॉर्मेट है. m क्या हो गया, 1 by n, right, that is your slope. ठीक है, एंड देन ये जो y इंटरसेप्ट रहेगा, दिस इज इक्वल टू log k. सो ये एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेट लाइन प्लॉट करके ये स्लोप का एंड y इंटरसेप्ट का वैल्यू निकाला जाता है. ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल बिट फॉर इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है, नाउ यहाँ पर नोटिस करना, इफ यू रिमेंबर दैट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था दैट हम लोग ये जो फैक्टर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग गैस ऑन सॉलिड के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड के ऊपर. ठीक है, हाउएवर जरूरी नहीं है कि गैस का एब्जॉर्प्शन ही एक एग्जांपल है. लिक्विड का एब्जॉर्प्शन भी होता है सोल्यूशन में से. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुगर के बारे में बताया था कि शुगर सोल्यूशन को डीकलराइज करने के लिए चारकोल यूज होता है. तो उसी तरीके से यहाँ पर आप नोटिस करना, मैं एक नोट करके पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा. फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ solution on the surface of solid, ठीक है, we can replace pressure as a factor by concentration. ठीक है, C concentration of solution. ठीक है, तो उसमें जैसे यहाँ पर गैस का जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो प्रेशर एक फैक्टर है, क्रूशियल फैक्टर है. बट जब सोल्यूशन में से एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, ठीक है, तब प्रेशर का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तब कॉन्सेंट्रेशन का इन्फ्लुएंस रहेगा. ठीक है, एंड वहां पर नोटिस करना जो वेरिएशन ऑब्जर्व होता है वो इसी नेचर का ऑब्जर्व होता है, दैट x बाय m इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 बाय n. इसी तरीके से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, इसी तरीके का उसका ग्राफ रहता है जैसा प्रेशर का वेरिएशन था. ठीक है, तो इसमें मैं आपको नीचे स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ. लेट मी यहाँ पर use the statement absorption from solutions.
इसको आप रीड करो। यही रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? अच्छा, नाउ अब इसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, विच इज कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। अब बिफोर गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, आप ऑब्जर्व करना जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है यहाँ पर। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, नाउ if you will notice and study or read from NCERT, right, so there are various applications, ठीक है, that are there। मैं यहाँ पर आपकी बुकलेट में से यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, एंड व्हेन यू विल रीड NCERT तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा इनका डिटेल भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बेसिक आइडिया होना चाहिए when you talk about these applications। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जिसको हम लोग एज अ नेक्स्ट टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, बट बाकी फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एज इन बाकी एप्लीकेशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें NCERT अगर ओपन करोगे, लेट मी ओपन NCERT एंड शो यू। थोड़ा थोड़ा सा डिटेल रहता है उसमें। ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, एक मिनट, लेट मी ओपन NCERT। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन के अंदर, सो देयर इज दिस फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है कि अगर आपने वैक्यूम क्रिएट करा, ठीक है, वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, आप एक वैक्यूम पंप यूज करते हो। ठीक है, मान लो आपको ये वेसल है, ठीक है, इस वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से गैस को बाहर निकालोगे। ठीक है, अब वो गैस को कैसे बाहर निकालोगे, यहाँ पर आप एक पंप लगा दोगे जो कि गैस को बाहर निकालेगा। ठीक है, बट अब इसमें भी लिमिट्स होती हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 ATM से आप खींच कर उसको लेकर 10⁻⁻2 ATM, 10⁻⁻3 ATM तक लेके आ गए। ठीक है, इतना आपने यहाँ से गैस निकाल दिया, बट अभी भी थोड़ा गैस तो अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक पंप से आप कितना ही गैस कम कर सकते हो। ठीक है, देन अगर आपको लेकिन फिर भी चाहिए कि नहीं, हमें तो और वैक्यूम क्रिएट करना है, अल्ट्रा हाई वैक्यूम करना है, हाई वैक्यूम का मतलब यही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चारकोल या कोई ऐसा सब्सटेंस डाल देंगे जो कि गैसेस को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इवन इफ यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो भी वो चारकोल की सरफेस पर या हमारे एब्जॉर्बेंट की सरफेस पर आकर बैठ जाएंगी।
ठीक है. So this is something which will help in creating high vacuum. ठीक है. इवन ट्रेसेस में, ठीक है, ट्रेसेस मतलब इवन स्मॉल क्वांटिटी में अगर गैसेस हैं तो उनको भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन पे नहीं चलता. मतलब मान लो कि मेरे पास में एक सॉलिड है और सॉलिड की सरफेस के ऊपर ऑलरेडी गैसेस एब्जॉर्ब हो गई हैं. ठीक है, बट थोड़ी बहुत जगह बची है, थोड़ी बहुत सरफेस साइड्स अभी भी ओपन है. तो इवन इफ यहाँ पर ट्रेसेस में, मतलब ये जो सरफेस है, सरफेस पे जितनी गैस प्रेजेंट है उससे भी कम गैस मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. ठीक है. सो 100% तो नहीं बोलेंगे विशाल, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का इक्विलिब्रियम रहता है. ठीक है, 100% नहीं बोलेंगे, बट इट विल बी वेरी गुड. मतलब इट कुड बी 99% प्लस द extent of absorption that can happen. ठीक है. फिर गैस मास्क के लिए मैंने आपको बताया था कि हार्मफुल गैसेस जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने में काम आता है. मतलब इनफैक्ट जो गैस मास्क होते हैं उसमें कैसा होता है, आपने नोटिस किया होगा दैट मतलब मास्क में ऐसे आगे की तरफ एक नोजल रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर सके गैसेस को. ह्यूमिडिटी कंट्रोल में काम आता है, जैसा मैंने सिलिका जेल का एग्जांपल लिया आपके लिए. ठीक है, आप यहाँ एनसीईआरटी में भी देखोगे तो सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल का यूज होता है. ठीक है, तो इसमें ये एग्जाम्पल का नाम भी याद रखने में काम आता है. ठीक है. देन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जैसे मैंने आपको बोला, ये हम लोग डिटेल में कवर करेंगे अभी. ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे तो ये पूरा ऐसा अगला सेक्शन पूरा कैटालिसिस के ऊपर है. ठीक है, जो मैं बताऊंगा आपको. ठीक है. देन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इसमें भी ये काम आता है. क्यों? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहता है. ठीक है. इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर मैं आपसे पूछूं इसमें, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के जेल जो होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जैसे मैं सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस में आपसे पूछूं, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, राइट, इनमें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? तो आप कुछ आंसर कर सकते हो? थोड़ा गैशियस स्टेट चैप्टर का नॉलेज लगेगा. इसमें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि ये नॉन पोलर गैसेस है. ठीक है, नॉन पोलर में कैसा होता है, साइज इंक्रीज होता है तो वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, है ना. वॉन्डरवॉल्स फोर्स इंक्रीज होंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. ठीक है, तो अगर आपके पास मिक्सचर है इनर्ट गैसेस का, तो उसमें से ये हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली गैसेस ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी. ठीक है. देन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर
ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट दिया नहीं हुआ है, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन रहता है एडजॉर्प्शन का। ठीक है, जिसमें जो हार्ड वाटर के अंदर आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, उनको एब्जॉर्ब करा जाता है बाय सर्टेन सब्सटेंसेस। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजन्स। ठीक है, उनका नाम होता है ऐसे आयन एक्सचेंज रेजन। तो वो क्या करेंगे, जैसे कोई मतलब हार्डनेस क्रिएट करने वाला आयन है, जैसे कैल्शियम 2+ है, तो कैल्शियम 2+ विल बी रिप्लेस्ड बाय से Na+। ठीक है, Na+ हार्डनेस नहीं क्रिएट करता, कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+, ये जो आयन्स होंगे ये हार्डनेस क्रिएट करते हैं। तो व्हाट विल हैपन इज इफ वी पास द हार्ड वाटर थ्रू दिस आयन एक्सचेंज रेजन, तो वो कैल्शियम आयंस को अब्जॉर्ब कर लेगा और उनकी जगह Na+ आयन छोड़ देगा। ठीक है, देन इन क्योरिंग ऑफ डिजीजेस, तो क्योरिंग ऑफ डिजीज में तो खैर है ही सही, मतलब देर आर मेनी ड्रग्स, ठीक है, जो इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कोरोना वायरस के केस में भी, कि जो वैक्सीन बनाई जाती है वो किस तरीके से बनाई जाती है कि वो अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोरोना वायरस को मतलब या वायरस की सरफेस के ऊपर जाकर वो सरफेस के साइड्स को ब्लॉक कर दे। राइट, जैसे अगर मान लो ये वायरस है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना कोरोना वायरस में ऐसे डायग्राम बना रखे हैं, आपने जस्ट ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नोटिस करा होगा। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसे ड्रग्स डिज़ाइन करते हैं, ऐसी मेडिसिन डिज़ाइन करते हैं जो यहाँ पर आके बैठकर इसको डीएक्टिवेट कर दे, इसकी सरफेस साइट्स को, तो इससे वायरस डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, देन फ्रोथ फ्लोटेशन, तो ये तो ठीक है, आप मेटलर्जी में पढ़ोगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स भी ठीक है। एक्चुअली क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड रहेगा आपके लिए ध्यान रखने के लिए। आप लोगों ने कभी पढ़ा है पहले क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस? यस। जूनियर क्लास में कभी सुना होगा इसके बारे में। तो इसमें भी एड्जॉर्प्शन का ही, हाँ, एड्जॉर्प्शन का ही प्रिंसिपल काम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है, तो उसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में। ठीक है, बायो वालों को तो स्पेशली बहुत काम का होता है, मतलब क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स को एनालाइज करने में काम आता है। सो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस रहेंगे, इनको आपको ध्यान रखना है। एज आई सेड कि फोकस हमारा अब कैटालिसिस के ऊपर रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, सो अगेन थोड़ा सा पार्ट थ्योरी रहेगा। सो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार के लिए आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करते जाओ। ठीक है, ओके, सो लेट मी टेक द एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, एनसीईआरटी में तो प्रमोटर का तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, सो हमारा फोकस इस चैप्टर में हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, बाकी
पॉजिटिव नेगेटिव ऑटो इंड्यूस्ड, ये मैं आपको अलग से बोल दूंगा. सो लेट मी पुट द हेडिंग catalyst and or okay, let me just put the heading of catalyst. Now catalyst का एक बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगा, ये आप लोगों ने देखा होगा. substance which accelerate the rate of a chemical reaction themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst and the phenomena is called as catalysis. ठीक है. Now इसका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में देखा हुआ है. ठीक है, जहां पर हम लोगों ने देखा कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करते हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ इन दिस चैप्टर, ठीक है, हमारा फोकस रहेगा ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, ये मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा. प्रोमोटर्स एंड पॉइजन ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा. एक बार मैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस समझा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना दैट दिस catalysis can be broadly classified into two parts. ठीक है, homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. ठीक है, homogeneous catalysis क्या हो गया? homogeneous catalysis में the physical state of catalyst is same as that of reactants. ठीक है, जैसा आप नोटिस करोगे in various examples, ठीक है, that are there. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाला केस है, तो उसमें ये जो H प्लस आयन्स है, ठीक है, ये भी एक्वस है एंड जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी एक्वस फेज में है. हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर वाला एग्जांपल था, जो भी H प्लस से कैटालाइज होता है. ठीक है, याद हो तो ये दो रिएक्शंस मैंने आपको इनफैक्ट केमिकल काइनेटिक्स में भी याद रखने के लिए बोले थे. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना रहा था. ठीक है, ये दोनों बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं, जगह जगह काम आएंगे. इसमें आप देखोगे कि रिएक्टेंट्स एज वेल एज जो कैटलिस्ट है वो दोनों एक्वस फेज में प्रेजेंट है. ठीक है, जबकि यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये भी एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन होमोजेनियस कैटालिसिस है. यहाँ पर SO2 एंड O2 गैसियस फेज में है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और वो भी गैसियस फेज में है. ठीक है, so this becomes like a common set of examples of homogeneous catalysis. ठीक है, तो ये तो मैं इनको यहाँ से पिक कर लेता हूँ. ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है, कॉमन एग्जांपल्स हैं. देन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कैसा रहता है? द फिजिकल स्टेट of catalyst is different from reactants.
ठीक है। यहाँ पर कैसा था होमोजीनियस में, फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट इज सेम, यहाँ पर फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट इज डिफरेंट, and this is something which is crucial. This is something which is explained by adsorption. ठीक है, होमोजीनियस वाला adsorption से एक्सप्लेन नहीं होता। होमोजीनियस वाले में तो मतलब ऐसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरैक्ट कर रहा होता है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, बट यहाँ पर जैसा आप नोटिस करोगे, एग्जांपल्स अगर मैं आपके सामने लूँ, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, बट यहाँ पर प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर हो रहा होगा, या फिर हेबर्स प्रोसेस जो रहता है उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ठीक है, ओसवाल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे नाइट्रिक एसिड बनता है, उसमें वापस प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। हाइड्रोजनेशन में निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको सैचुरेट करा जाता है, हाइड्रोजन ऐड करा जाता है उनमें। ठीक है, तो उसमें निकल एज अ कैटलिस्ट काम आता है। सो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दूंगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के उठाए हुए एग्जांपल्स ही हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स का थोड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें न्यूमेरिकल्स इतने नहीं पूछते हैं। ठीक है, बट एग्जांपल्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो एग्जांपल्स आप स्पेशली जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो एग्जांपल्स देखते हुए चलोगे। ठीक है, जैसे ये वाला जो रहेगा, प्लैटिनम के सरफेस पर, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, एक मिनट ना, लेड चेम्बर प्रोसेस, जस्ट एक मिनट, इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड ही है, हाँ NO ही है। ठीक है, मैं जैसे एक बार डबल चेक करना चाह रहा था। मैं वैसे तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखने रहेंगे। ठीक है, बट मैं यहाँ पे भी आपको नाम याद दिला देता हूँ। ये नाम ज़रूर याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज लेड चेम्बर प्रोसेस। ठीक है, फिर ये क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, ये तीसरे वाले का क्या नाम था, यू कैन से दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, इसको हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप नोटिस करोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, देन ये प्लैटिनम वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद आ रहा है क्या आपको कुछ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। इसमें ऐसे प्लैटिनम दिया हुआ है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली कर देता हूँ आपके लिए कि अगर यहाँ पर V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करी जाती है तो इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। जो अमोनिया का फॉर्मेशन है, ये जो ओसवाल्ड। हाँ, उसको ओसवाल्ड्स प्रोसेस बोलते हैं। इससे नाइट्रिक एसिड बनता है। मतलब आगे आ, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को यूज़ करके नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। इसको ओसवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना। सो अब हम फोकस करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, ये एडजॉर्प्शन से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, सो इसमें लेट मी टेक अ सिंपल हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल ओनली। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। लेट्स से C2H4 है। ठीक है, इसको आपको सैचुरेट करना है, इससे C2H6 बनाना है। ठीक है, यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन टू दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नाउ ये प्रोसेस अगर बिना कैटलिस्ट की मदद के करा जाता है तो ये काफ़ी स्लो होता है। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करोगे कि इसमें ईथीन का मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपस में करेक्ट ओरिएंटेशन में एंड एडिक्वेट एनर्जी के साथ में कोलाइड करने चाहिए, तब जाके C2H6 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट है एज वेल एज जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसा हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा था, वो काफ़ी हाई है, काफ़ी डिफिकल्ट है। सो विदाउट द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट दिस बिकम्स relatively difficult। ठीक है, relatively slow। बट अगर हम इसमें निकल एज कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे काफी इंप्रूवमेंट आता है। किस तरीके से? ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये जो कैटलिस्ट रहेगा ये रिएक्शन के प्रोसीड होने का तरीका ही चेंज कर देगा। देखना how it happens is, so this mechanism, ठीक है, we can explain in the following set of steps। ठीक है, the mechanism of or the mechanism consists of following steps। एक एक करके ऑब्जर्व करना। पहला स्टेप रहेगा यहाँ पर यू कैन से adsorption। ठीक है, इनफैक्ट if I was to even make it more easy, तो आप यहाँ पर देख लो कि यू कैन से डिफ्यूजन और यू कैन से माइग्रेशन of reactant molecules
to the surface of catalyst, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहले कैटलिस्ट की सरफेस के पास में आएंगे, ठीक है। देन इसके बाद में what will happen is that there will be physical adsorption, ठीक है, of reactant molecules, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप मानो जैसे निकल का सरफेस है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस आया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आया एंड यहाँ पर अभी इट इज गेटिंग फिजिकली एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। दिस इज द सरफेस ऑफ निकल, ठीक है, एंड दिस इज द H2 मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पर वीक वंडरवॉल फोर्सेस ही हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड रहता है बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, दिस बॉन्ड becomes strained, ठीक है। दिस बॉन्ड becomes strained और यू कैन से वीक हो जाता है, ठीक है। नाउ what happens after this is that this physical adsorption gets converted into chemical adsorption. Physisorption gets converted into chemisorption because यहाँ पर अब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और निकल के सरफेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली केमिकल बॉन्ड्स दैट गेट फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आप नोटिस करना इसको कैसे विजुअलाइज कराया जाता है, ठीक है। निकल का सरफेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यू हैव हाइड्रोजन एटम्स दैट आर केमिकली एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट क्लीव हो चुका है, वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है। एंड दीज आर नाउ क्वाइट रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम्स that are you can say more ready to react। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, नेबरिंग साइट पर ही, एडजेसेंट साइट पर ही, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना सिमिलर और यू कैन से let me write the important point here, formation of intermediate with other reactant molecules, ठीक है, formation of intermediate with other reactant molecules adsorbed
ऑन द नेबरिंग साइट। ठीक है, तो इसी, ये मान लो ये साइट का मतलब समझ में आ रहा है कि ये साइट पर लेट्स से H2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, और इसके बाजू वाली साइट पर मान लो C2H4 एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, तो उनके बीच में एक आप समझ सकते हो कि इंटरमीडिएट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे अगर मैं इसको आपको एक डायग्रामेटिक पर्सपेक्टिव देना चाहूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट मैं कोशिश करूँगा कि मान लो ये ऐसा निकल का सरफेस है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका C2H4 एड्जॉर्ब हुआ, ठीक है, C2H4 एड्जॉर्ब होने पर क्या हो रहा है, C2H4 के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, ठीक है, एंड नेबरिंग साइड पर हाइड्रोजन भी एड्जॉर्ब हुआ और उसके बीच का भी बॉन्ड वीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी एड्जॉर्ब्ड है, दोनों एड्जॉर्ब है, ठीक है, यू कैन से दीज आर एड्जॉर्ब्ड एट नेबरिंग साइट्स, ठीक है, तो अब इनके बीच में क्या होने लग जाएगा, इनके बीच में, ठीक है, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, ठीक है, ये आपस में एक इंटरमीडिएट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स माइग्रेशन अवे फ्रॉम द surface of catalyst। सो यहाँ पर नोटिस करना, अगर ये कैटलिस्ट नहीं होता, ठीक है, अगर ये कैटलिस्ट नहीं होता तो प्रोसेस कैसे होना होता, तो प्रोसेस होना होता कि ऐसे C2H4 का मॉलिक्यूल हवा में उड़ता रहेगा, H2 का मॉलिक्यूल हवा में उड़ता रहेगा, एंड देन दे हैव टू कोलाइड इन सच अ मैनर कि उनका ओरिएंटेशन एज वेल एज एनर्जी, ठीक है, दोनों क्राइटेरिया मीट हो तब जाके रिएक्शन होगा। बट कैटलिस्ट ने क्या करा, कैटलिस्ट ने बोला कि ये सब डायरेक्टली होने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो कि हाइड्रोजन तुम भी मुझ पर बैठो, इथीन तुम भी मुझ पर बैठो, ठीक है, अब बैठने में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, क्योंकि ये ऐसे निकल का सरफेस है एंड यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट होंगी, तो ये गैसेस कभी ना कभी तो नीचे आएंगी ही सही, ठीक है, एंड आएंगी तो ये निकल के सरफेस के ऊपर बैठ सकती हैं, ठीक है, जब ये सरफेस पे आएंगी तो निकल क्या करेगा, निकल इनको अब्जॉर्ब करेगा और इनके जो खुद के बॉन्ड्स हैं इनको वीक कर देगा, ठीक है, पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन करेगा इन मॉलिक्यूल्स का, फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन करेगा और इनके बीच के बॉन्ड्स को वीक कर देगा, एंड अगर ये आजू बाजू की साइड्स पर एब्जॉर्ब हुए तो फिर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, एंड फिर बन जाएगा C2H6 मॉलिक्यूल, जो कि निकल को नहीं पसंद है, निकल इज लाइक कि नहीं नहीं C2H6 मेरे को एब्जॉर्ब नहीं करना, C2H6 को निकल छोड़ देगा, ठीक है, और उसकी, क्योंकि ये जो मैंने बताया था आपको कि केमिसॉर्प्शन जो होता है ये बहुत ही सिलेक्टिव होता है, ठीक है, ये काफ़ी सिलेक्टिव होता है, ये ऐसा नहीं है कि हर टाइप की गैस को एब्जॉर्ब करता है, तो H2 को एब्जॉर्ब करा, इथिन को एब्जॉर्ब करा, नेबरिंग साइट्स पर एब्जॉर्ब होने पर ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट निकल को पसंद नहीं है तो ये निकल इसको छोड़ देगा कि जाओ जाओ अभी सरफेस साइड छोड़ो, अब फिर ये सरफेस साइड फिर से खाली हो गई, फिर से नए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे इसकी सरफेस पर, एब्जॉर्ब होंगे, आपस में इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे, फिर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और फिर माइग्रेट हो जाएंगे वापस से, एंड दिस इज समथिंग विच हैपन्स वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो, ऐसा नहीं है कि निकल है
तो आपने मतलब हेबर्स प्रोसेस में भी निकल यूज कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेबर्स प्रोसेस में निकल एज अ कैटलिस्ट यूज हो जाएगा, नहीं, उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि आयरन ऐसा कैटलिस्ट रहेगा जो कि स्पेसिफिकली N2H2 को एब्जॉर्ब कर रहा हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज द प्रोसेस ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। चाहिए तो इसको आप थोड़ा सा और एक एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखाऊं अगर, तो थोड़ा सा और आपको हेल्प मिलेगा। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस शिक्षा हाउस का दिखाता हूँ। शिक्षा हाउस एक चैनल है यूट्यूब पर, जिसने भी बनाया है बहुत ही अच्छा काम करा है उन्होंने। शिक्षा हाउस बंद कर दिया क्या? रुको एक मिनट देखने दो यूट्यूब पर। ओहो, हटा दिए इन्होंने वीडियोस। इन्होंने वो पूरा एनसीईआरटी का हटा दिया। आई थिंक वो अब इन्होंने पेड कर दिया होगा। अब वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट पहले था। अच्छा, मेरे को एक बार देखने दो अगर मेरे पास में होगा इसमें। हाँ, नहीं इसमें पूरा वाला नहीं है, इसमें तो एक्चुअली नहीं, वो नहीं है, ठीक है। Heterogeneous catalysis। देखो शायद ये वाला एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो दिखे। Addition reactions of alkene. Addition hydrogenate on the surface of a catalyst molecule. देखो, This reaction proceeds through 4 different steps. Initially, ethene molecules are adsorbed on the surface of nickel. Adsorption increases the concentration of ethene on the surface of a catalyst, which helps in increasing the rate of the reaction. During adsorption, the double bond between carbon atoms breaks, and new bonds are formed between carbon and the surface of the catalyst. Simultaneously, hydrogen molecules also get adsorbed onto the surface of nickel. Here, they get broken down into hydrogen atoms. These hydrogen atoms can move over the surface of nickel.
Of these hydrogen atoms, the one which diffuses close to the original ethene molecule breaks the old bond between carbon and nickel, and a new bond between the carbon atom and hydrogen atom gets formed. The end of the original ethene, where a new bond is formed, now breaks free of the nickel surface, and eventually the other end also breaks free. Thus, the product ethane is now entirely free. And this leaves space on the surface of nickel to adsorb more ethene and hydrogen. ठीक है, समझ में आया? Is this clear now? कैसे हो रहा है ये? Yes. So ये आपका adsorption theory रहेगा, adsorption theory of catalysis. तो इसमें पहले reactant surface पे आएंगे, फिर उनका adsorption होगा, ठीक है? And adsorption में भी ध्यान रखना, physical adsorption followed by chemical adsorption होगा, ठीक है? फिर intermediate का formation होगा, and then जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैटलिस्ट की सरफेस से डिफ्यूज अवे कर जाएगा, ठीक है? इसको यहाँ पर ऐसे डायग्रामेटिकली कुछ इस तरीके से बनाया है, ये रिएक्टेंट्स आजू बाजू एडजॉर्ब होंगे, ठीक है? फिर उनका इंटरमीडिएट बनेगा, फिर प्रोडक्ट डिसॉर्ब हो जाएगा, ठीक है? ये इसका मतलब ऑन पेपर एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है? यहाँ पर ठीक है, आप नोटिस करोगे एडजॉर्प्शन, ठीक है, followed by intermediate formation, followed by desorption. ठीक है? Now, अब इसमें नोटिस करना, let me now talk about the role of promoter. Promoter वर्ड सुना है आपने? प्रमोटर क्या होता है? What is a promoter? Promoter is a substance that increases the effectiveness of catalyst, ठीक है? It is not a catalyst, ठीक है? Promoter is not a sorry, promoter is not a catalyst, but it is a substance that increases the effectiveness of a catalyst. For example, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आई एम श्योर जूनियर क्लासेस में, हेबर्स प्रोसेस में, ठीक है, आयरन कैटलिस्ट एक्ट करता है एंड मॉलीबेडनम, ठीक है, एमओ इज अ प्रमोटर, ठीक है? आयरन, दिस इज अ catalyst, but MO stands for molybdenum. This is the promoter, ठीक है? It acts as a, it does not directly interact with the
द रिएक्टेंट, ठीक है, द प्रमोटर इट डज नॉट interact directly with reactants, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है। लेट मी शो यू अ डायग्राम टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर नोटिस करना, हाँ। तो ये कैसा रहेगा कि जो प्रमोटर रहेगा, ठीक है, वो ऐसे कैटलिस्ट के एटम्स के बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ दैट आप नोटिस करोगे, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये प्रमोटर आ जाएगा, तो इससे ये जो हाइड्रोजन के जो गैस अब्जॉर्ब हो रही थी बेसिकली, ठीक है, उसके बॉन्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा अभी कैटलिस्ट का। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड था, उस पर ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रमोटर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ठीक है। प्रमोटर क्या करते हैं, प्रमोटर कैटलिस्ट के बीच में जाके, ठीक है, प्रमोटर ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल मतलब बीच की जगह, ठीक है, फैंसी वर्ड है, बट इसका मतलब ये हो गया कि बीच की जगह में जाके घुस जाते हैं विद इन द कैटलिस्ट, और उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे जो मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब होने वाले होते हैं, ठीक है, उनके बॉन्ड्स और ज़्यादा वीक हो जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंड हो जाते हैं, तो फिर ये ज़्यादा इजीली और रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये प्रमोटर का एक्शन समझ में आया? ठीक है। वैसे ही इनहिबिटर का भी रोल समझना। इनहिबिटर क्या होते हैं? रिएक्शन को रुक के हाँ बोलो। अपोज करते हैं। हाँ, so they inhibitors are also called as catalytic poisons, are also called as catalytic poisons. They block the surface site by occupying them. They block the surface site by occupying them. तो इसमें आप नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस जो हम लोग बोलते हैं, राइट। इसमें आयरन तो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर यूज कर ली, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगी। जैसे यहाँ पर मॉलिबेडनम क्या था, मॉलिबेडनम प्रमोटर की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगी, ठीक है, कैटलिटिक पॉइजन की तरह एक्ट करेगी। कैसे? यहाँ पर देखना, ये खुद जाके सरफेस के ऊपर बैठ जाएगी, ठीक है, ये खुद जाके ऐसे सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा, एंड इट विल not let the reactant molecules get adsorbed, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये इनहिबिटर रहेगा, ये खुद सरफेस साइट्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। So this
Adsorption theory also explains the roles of promoters and inhibitors as well. ठीक है, ये इतना पार्ट समझ में आया आपको? ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना दैट देयर आर some terms that are also used जब कैटालिसिस पढ़ाया जाता है. ठीक है, सो एक तो मैंने आपको बताया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ठीक है, दो टाइप के कैटालिसिस होते हैं, बट और भी मेथड्स होते हैं क्लासिफिकेशन करने के. सो उसमें भी कई बार आपके सामने कुछ नए नाम आते हैं, जैसे पॉजिटिव कैटालिसिस होता है. ठीक है, पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या होगा, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा. ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ, तो क्या करेगा, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हम मानते हैं, मतलब दैट इज व्हाट द कॉमन नॉलेज इज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव कैटलिस्ट. वो कुछ लगता है. ठीक है, इसका तो खैर एग्जाम्पल कोई नोटिस करने लायक है नहीं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है. नेगेटिव कैटालिसिस का एग्जाम्पल जरूर मैं आपको बोलूंगा एक याद रखने के लिए. ठीक है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेना, अ सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो आपके लिए नेगेटिव कैटालिसिस हो गया. ठीक है, इसमें आप ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक ये ग्लिसरीन वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखना, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है, H2O2 खुद से क्या होता है, रखे रखे डिकम्पोज होने लगता है. ठीक है, इनटू H2O एंड O2. इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो इसमें अगर आप ग्लिसरॉल, ठीक है, यूज करोगे, तो इट कैन एक्ट एज अ नेगेटिव catalyst. It can also decrease the rate of reaction. ठीक है, then ऑटो कैटालिसिस वर्ड समझना. ऑटो कैटालिसिस वर्ड क्या रहेगा, ऑटो कैटालिसिस में जो प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लग जाता है. वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट. तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो रहेंगे, बट जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा और फास्ट होते जाएंगे. ठीक है, तो इसे हम ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं. अब इसके एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा विच आर क्वाइट गुड. जो आपको याद रखने चाहिए.
ठीक है, एक रहेगा ये एस्टर वाला और एक ये KMnO4 वाला। ठीक है, ये दो कॉमन रिएक्शन रहेंगे जो मैं आपको बोलूँगा याद रखने के लिए। ठीक है, एक याद हो तो अपन ने ऐसे एस्टर प्लस वाटर इज गिविंग एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, जो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाला एग्जांपल करा था अपन ने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ये भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, एंड देन जो ये वाला रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, काफ़ी कॉमन सा रिडॉक्स रिएक्शन अपन ने देखा हुआ है, दैट KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, ठीक है, H2C2O4 के साथ में एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है, Mn+2 एंड CO2, है ना। तो इसमें ये जो Mn+2 रहता है ये भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, देन एक और जस्ट बता देता हूँ, विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ये थोड़ा सा और डिफरेंस है इसमें। बेसिकली एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है, व्हेन वन रिएक्शन कैटालाइजेस अनदर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, एक सब्सटेंस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर रहा है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मतलब ऐसे ये एग्जाम्पल है सोडियम सल्फाइड का, कि सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड, इनका ऑक्सीडेशन साथ में करते हैं तो सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन होता है। बट ठीक है, मतलब यू डोंट नीड टू रिमेंबर एन एग्जाम्पल फॉर दिस। इसका बस नाम याद रखने, अगर कल को कहीं पे आ जाए कि इंड्यूस्ड कैटालिसिस पता है क्या, तो इसमें एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ कैटालिसिस हो गए। ठीक है, अच्छा, देन अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट्स। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़े हुए हैं एक बार मैं क्विक रिकैप करा देता हूं आपका। ठीक है, जैसे इफ यू रिमेंबर कि कैटलिस्ट का खुद का मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन फिजिकल स्टेट जरूर चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट इज ओके, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, देन सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है कैटलिस्ट का, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट सफिशिएंट होता है। ठीक है, बट समटाइम्स कुछ रिएक्शंस में कैटलिस्ट के अमाउंट पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे अपन ने ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में देखा हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H+ की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है ना। देन यहाँ पर नोटिस करना कैटलिस्ट कैसे काम करता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। ठीक है, देन कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इट कैन नॉट चेंज द एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है,
देन कैटलिस्ट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है। जैसा हम लोगों ने वो ग्राफ देखा था, ऐसे कर्व, बेल कर्व जैसा ग्राफ देखा था हम लोगों ने, राइट। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कैटलिस्ट के, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर लेट मी राइट दिस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े ही होंगे। देन इसमें एग्जाम्पल वगैरह रहने दो। कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देन ये वाला मैं अलग से कवर करूंगा, ठीक है। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट, a catalyst cannot change the thermodynamic properties, and a catalyst is going to work under optimum temperature conditions, ठीक है। तो ये कुछ पुराने देखे हुए से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटलिस्ट के, ठीक है, जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करे होंगे पहले भी, ठीक है। नाउ इसमें अब एक दो नए और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूँगा, ठीक है। दिस इज समथिंग जो कि अलग से एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करें हैं, ठीक है। एक होगा एक्टिविटी और एक होगा सिलेक्टिविटी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना। so, इसमें कैसा बोला जा रहा है दैट द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप ऑब्जर्व करना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो ऐसे माना जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड इट इज मैक्सिमम फॉर ग्रुप 7 टू ग्रुप 9 के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल रहेगा आपके लिए। So it is something which depends on the strength of chemisorption, कितना अच्छा chemisorption कर पाता है। Then एक और important characteristic रहेगा of catalyst, that is called as selectivity, ठीक है। This is the ability of a catalyst to direct a particular reaction to a particular product। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिसमें रिएक्टेंट सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो कैटलिस्ट टू कैटलिस्ट चेंज हो जाता है,
ठीक है, तो इसे कहते हैं द सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट selectively. When under same reaction conditions, many products are possible. ठीक है, so this is something which is also an important property जो आपने पहले शायद नहीं नोटिस करी होगी, ठीक है, but is an important one to be understood here. ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे तो ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना. आई वुड रेकमेंड दैट सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स है बट वी आर गेटिंग different products depending upon the catalyst that is being used. ठीक है, now ये सिलेक्टिविटी कैसे वर्क करती है. ठीक है, ये सिलेक्टिविटी क्या रोल प्ले करती है, कैसे रोल प्ले करती है, उसमें एक एग्जाम्पल अलग से एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करा गया है विच इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स. ठीक है, तो ये सिलेक्टिविटी के अंदर ही मान लो आप. ठीक है, विद इन सिलेक्टिविटी ओनली. ठीक है, वी हैव शेप सिलेक्टिव catalysis. ठीक है, by a category of compounds called as zeolites. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो जियोलाइट्स होते हैं दे आर माइक्रोपोरस अल्यूमिनोसिलिकेट्स. ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर शेप या साइज रहता है. तो मैं यहाँ पर इसके बारे में लिख देता हूँ. एंड जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द शेप एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. तो मान लो जैसे जियोलाइट है, अब जो जियोलाइट है, ठीक है, ये एक सॉलिड है. ठीक है, एंड इसमें मतलब ऐसे पर्टिकुलर शेप साइज की कैविटीज है. ठीक है, जिनके थ्रू सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आ सकते हैं या इनकी साइड्स के ऊपर बैठ सकते हैं एंड देन रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, so because of their shape and size, particular type of reactions can happen. ठीक है, so ये एक important set of example है also जो आपको ध्यान रखना है in case of catalysts. ठीक है, ये समझ में आया. इसमें कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों को ऑलरेडी पता थी. ठीक है, ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ी हुई है. ये 3 नई चीजें जो हैं ये मैं आपको और याद करने के लिए कह रहा हूँ. ठीक है, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी के अंदर भी शेप सिलेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट. इज दिस क्लियर? ठीक है, सो अब इसमें
एंजाइम्स के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, एंड दे आल्सो वर्क इन अ सिमिलर मैनर हाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मैकेनिज्म, ठीक है। बट अभी आज के लेक्चर में टाइम कम बचा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में एंजाइम्स का पार्ट कवर करूँगा। एंड बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एंजाइम्स का अंडरस्टैंडिंग, बट सिंपल ही रहेगा। इट इज़ समथिंग क्वाइट सिमिलर टू दिस मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लॉक एंड की मॉडल एंजाइम्स का जूनियर क्लासेस में, यस। वही मॉडल रहता है, वो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। एंड उसमें कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, ठीक है, जिनको आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये लॉक एंड की मॉडल, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, फिर हम लोग इसके आगे जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन, लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर। चलो, थैंक यू गाइस।